जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जो डिफरेंस है जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडी में, क्या डिफरेंस है, जिसको हमने थोड़ा सा पहले भी बात की थी और उसी को हम इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ में हमने थोड़ा सा एलैबोरेट किया था। अब हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडी में जो मेन डिफरेंसेस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर का मतलब ये है कि वो ना सिर्फ औरतों को इंक्लूड करता है, वो उसमें मर्दों को, उसके अलावा जो थर्ड आइडेंटिटी होती है, ट्रांसजेंडर्स या लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, वो उन सबको इंक्लूड करता है। जबकि आप वुमेन स्टडी देखें तो इसका नैरो स्कोप है। नैरो स्कोप कैसे है कि ये सिर्फ औरतों को इंक्लूड करता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिर्फ औरतों के प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सिर्फ उसी को इंक्लूड करेगा। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। दूसरा है कि फोकस इसका क्या है जेंडर स्टडीज़ का, कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि जेंडर एज एन आइडेंटिटी किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, कि मैस्कुलिन और फेमिनिन वेज किस तरह से सोसाइटी लोगों पे इम्पोज करती है और उसके नतीजे में हम एज अ फेमिनिन या फिर एज अ मैस्कुलिन वे बिहेव करते हैं। तो जेंडर मेनली ये चीज़ पढ़ता है। जो वुमेन स्टडी है उसमें मेनली ये देखा जाता है कि पैट्रियार्की एक ऐसा रिलेशन है जिससे मेल जो है वो अपने अपने जो भी इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट करते हैं। तो ये मेनली फोकस करता है कि पैट्रियार्की को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। तो दूसरा डिफरेंस इसका ये हो गया। तीसरा इसमें ये है कि इसमें ये देखा जाता है कि ये जो जेंडर का रोल है, जो जेंडर रोल्स जो असाइन किए जाते हैं, जेंडर रोल्स का मतलब ये है कि मर्द की जिम्मेदारी ये है कि वो बाहर जाके कमाएगा और औरत की जिम्मेदारी ये है कि वो घर के काम करेगी। तो ये जो जेंडर रोल्स, स्पेसिफिक जेंडर रोल्स हैं, तो इनको ये ज़्यादा देखता है कि ये किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, किस तरह से औरतों की ऑपरेशन का बायस बनते हैं। तो ये मेन इसमें ये चीज़ आ जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि वुमेन स्टडी में क्या स्टडी किया जाता है, तो वुमेन स्टडी में आता है कि वो देखते हैं कि हिस्ट्री में या फिर लिटरेचर में, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हिस्ट्री और जो दूसरी जो एजुकेशनल फील्ड्स हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गई, उसके अलावा फिलॉसफी होगी, सोशियोलॉजी होगी, तो इसमें किस तरह से वुमेन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इसमें किस तरह से उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उनकी जगह ही नहीं है। तो वुमेन स्टडी में हम मेनली ये स्टडी करते हैं। जो चौथा इसका पॉइंट है वो ये है कि ये जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से निकला है। जब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी, जिसका टाइम पीरियड तकरीबन आता है 1990 से ऑन गोइंग, तो ये इसके साथ ही ये डेवलप हुआ है। जबकि वुमेन स्टडी जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ डेवलप हुआ था, क्योंकि ये पहले डेवलप हुआ था। तो सेकेंड वेव का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1960 से 1988 तक आता है। ये इनमें डिफरेंस आ गया। फिर जो फिफ्थ डिफरेंस है वो ये है कि ये जो जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट है वो देखेगा कि जेंडर रिलेशंस क्या क्या हैं, जो हमने पहले बात की, जेंडर रोल्स, इक्विटी, रेस, कल्चर और एथनिसिटी। जेंडर इक्विटी कैसे अचीव की जा सकती है कि दोनों के बायोलॉजिकल रोल्स के हिसाब से उन्हें किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं। रेस का इन्फ्लुएंस क्या है, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है और एथनिसिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। तो जेंडर स्टडीज़ का यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम वुमेन स्टडी की बात करें तो इसमें सिर्फ औरतें और उनके मसले आ जाते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए और वो एक्चुअली किस तरह से ओप्रेस हो रही हैं। सिक्स जो पॉइंट है वो पहले भी बात हुई है कि इसमें जेंडर स्टडीज़ में सिर्फ औरतें नहीं आएंगी, मर्द, औरत, क्वियर, LGBTQ ये सब लोग आ जाएंगे और इन सब के देखा जाएगा कि इन सब के जेंडर प्रेफरेंसेस क्या क्या है, इनको किस तरह से मार्जिनलाइज किया जा रहा है। आप फर्ज करें कि वुमेन स्टडी में तो हम सिर्फ पढ़ेंगे कि औरतों को किस तरह से मार्जिनलाइज किया जा रहा है। जेंडर स्टडीज़ में चूंकि जेंडर को समझा जाता है कि ये एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, तो उसमें लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स और क्वियर, इन सबको देखा जाएगा कि इन सबको मार्जिनलाइज कैसे किया जा रहा है, इन सब की तरफ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, औरतों की तरफ भी, मर्दों की तरफ भी, और ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इन सब की तरफ भी।
तो इसलिए ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, ये ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर रहा है, ये सोसाइटी के ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर रहा है। जबकि वुमेन स्टडी जो है वो इतना इंक्लूसिव नहीं है, वो एक्सक्लूसिव नेचर है उसकी, क्योंकि वो सिर्फ वुमेन को इंक्लूड करता है। 8 पॉइंट ये है कि जो वुमेन स्टडी है उसमें सिर्फ वुमेन सेंटर्ड नॉलेज है, सिर्फ औरतों से रिलेटेड बात की जाएगी। जबकि जो जेंडर स्टडीज़ है वो उसमें डिफरेंसेस देखता है। अगर फर्ज करें कि वो औरतों के मतलब भी बात हो रही है तो वो उसमें उनमें भी डिफरेंसेस देखेगा कि अच्छा एक अगर ब्लैक वुमेन है तो वो उसको किस तरह से मार्जिनलाइज किया जा रहा है, क्या उसकी जो रेस है वो उसके वुमेनहुड पे मज़ीद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या मज़ीद उसको ओप्रेस किया जा रहा है। तो इसमें प्रिविलेज भी कंसीडर किया जाता है जेंडर स्टडीज़ में। ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे। इसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देखते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसकी? जेंडर स्टडीज़ की। इस पे पिछली वीडियो में भी कुछ बात हुई थी और कुछ थोड़ी सी अभी हम कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें टाइम बाय टाइम डेवलप हुई। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जैसे थर्ड वेव थी, तो थर्ड वेव में पहले मैंने आपको बताया कि इसका टाइम पीरियड 1992 ऑन गोइंग है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जेंडर के बड़ा फ्लूइड कॉन्सेप्ट आने लग गया। फ्लूइड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वैसे तो हम कहते हैं कि नहीं, बस एक अगर एक बायोलॉजिकली सेक्स असाइन कर दिया जाता है मेल, तो वो मैस्कुलिन बिहेव करेगा, और अगर फीमेल है तो वो फेमिनिन बिहेव करेगी। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, जेंडर एक फ्लूइड है, जेंडर एक फ्लूइड चीज़ है, जेंडर एक मूविंग चीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है वो मैस्कुलिन भी बिहेव कर सकती है और जो मेल है वो फेमिनिन भी बिहेव कर सकता है। ये जूडिथ बटलर की बुक थी जेंडर ट्रबल, उसमें ये चीज़ें जो है ये एक्सप्लेन की थी। और उसके बाद प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इस तरह के जो ट्रांसजेंडर्स लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सिस और ट्रांस में ये फ़र्क होता है कि सिस उनको कहेंगे कि उनको अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर मैस्कुलिन या मेल कहा गया है तो वो उसी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अगर उनको फीमेल कहा गया है तो वो उसी के साथ अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रांस होगा उसका मतलब ये है कि अगर किसी को एज अ मेल आइडेंटिफाई किया गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन बाद में वो फेमिनिन बिहेव करने लग गया, उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है, अपनी जेंडर आइडेंटिटी बदल ली है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रांस मेल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये थर्ड वेव के साथ साथ डेवलप होने लगी। जेंडर स्टडीज़ में भी ये सारी चीज़ें फिर साथ साथ आती गई हैं। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो सेकंड पॉइंट पे आता है कि एलजीबीटी से क्या बनता है? एल से लेस्बियंस, जी से गेज, बी से बाइसेक्सुअल्स और टी से ट्रांसजेंडर्स। इनकी जो डेवलपमेंट है या इनके जो इनका रोल, इनको किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है, किस तरह से इनको ऑप्रेस किया जाता है, या एक वर्ड इनके लिए यूज़ होता है कि इनका फोबिया है, कि लोग इनकी तरफ नफरत वाली निगाह रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जेंडर स्टडीज़ में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती गई हैं, और जेंडर स्टडीज़ इन सारी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता देखता गया है, एनालाइज करता गया, इनके मुतल्लिक भी जो थेरीज़ हैं या फिर जो भी रियलिटीज़ हैं वो इंक्लूड करता गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वियर थेरी। क्वियर थेरी ईव कोफोस्की की बुक थी टेंडेंसीज, इसमें इसने दी है क्वियर बेसिकली वो लोग होते हैं जो जिनकी सेक्सुअलिटीज़ और जेंडर आइडेंटिटीज़ डिफरेंट होती हैं। वैसे हम जो एक नॉर्म की बात करते हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में क्या नॉर्मल है या क्या नॉर्मल चल रहा है, तो उसमें आ जाता है कि हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स इनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते वो अपने आप को डिफरेंट समझते हैं, जिनको हम होमोसेक्सुअल्स कहते हैं, तो वो फिर क्वियर में आ जाते हैं। तो ये जो है क्वियर में होमोसेक्सुअल्स और जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जो हमने पहले बात की है ये ट्रांस वाली, मैस्कुलिन वाली, तो ये सारे क्वियर नेशन में आ जाते हैं। ये हम आगे डिटेल से भी इसको पढ़ेंगे।
फिर क्या था कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपने जो वुमेन सेंटर्स थे उनके नाम चेंज करने स्टार्ट कर दिए, उनको वो जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट की तरफ ले गई। उनका अगर पहले उनको वुमेन सेंटर्स कहा जाता था तो फिर उनको जेंडर स्टडी सेंटर, जेंडर स्टडी एक्सेलेंस सेंटर, इस तरह के नाम दिए जाने लग गए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना ने नाम चेंज कर लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया कनाडा ने 2016 में ही अपने डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें आ जाती हैं। ये एक कोट है सिमोन दी बेवियर का। इसमें ये जो जेंडर आइडेंटिटी है उसके बारे में कहती है कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, कि कोई भी औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। बना कैसे दिया जाता है कि जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो उसे बताएंगे कि हाँ जी पिंक औरतों का कलर है, औरतों ने इस तरह से बिहेव करना है, औरतों ने घर के काम करने हैं। तो ये कोड जो है ये आप इसको यहाँ पे भी कोट कर सकते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में, और रोल ऑफ जेंडर में भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इसका पाकिस्तान के लिहाज से जेंडर स्टडीज का स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है। पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो जेंडर स्टडीज़ अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ जो रिजिड एक है कि नहीं मेल्स जो हैं वो इस तरह से बिहेव करेंगे, मेल्स रोते नहीं हैं, मेल्स बड़े सख्त होते हैं, और जो औरत है वो नरम दिल होती है और वो घर के काम करती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझने में कि इनका ये सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे हैं, सोसाइटी का इसमें क्या रोल है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जेंडर स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये है कि जहाँ पे मेल डोमिनेंस है, मेल जो है वो डोमिनेंट है, वो उनको एक रोल दिया गया है कि वो कमा के लाएंगे। तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी डायनामिक समझने के लिए, इसमें ये समझने के लिए कि औरत कैसे मार्जिनलाइज होती है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, तो जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि फिटिसाइड इन पाकिस्तान को देखने के लिए और उसकी रीजंस को देखने के लिए जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट एक इंसाइट प्रोवाइड करता है आपको। जैसे कि ये स्टैटिस्टिक्स हैं, डॉन का ये आर्टिकल था नो कंट्री फॉर गर्ल्स, इसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दी हैं कि 2000 से 2014 तक 24 मिलियन फिटिसाइड्स, जेंडर सेलेक्टिव फिटिसाइड्स, जेंडर सेलेक्टिव फिटिसाइड का मतलब ये है कि सिर्फ इस बेस पे अबॉर्शन करा दिया जाए कि लड़की ने पैदा होना है, ठीक है। तो 24 मिलियन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में से 1.2 मिलियन पाकिस्तान में हुए हैं। तो ये जो हमारे टिपिकल पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें यही कहा जाता है कि गांव वगैरह में आप चले जाएं कि बेटा ही आगे से हमारे ख़ानदान को लेके चलेगा, वही उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस लिहाज से ये डायनामिक्स पढ़ने के लिए भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। चौथे नंबर पे अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो हिजड़े हैं, तो उनको एक तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनको इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर उनको डिफरेंट तरह के वो मांगने पे मजबूर होते हैं या इस तरह से वो दूसरे कामों की तरफ जाते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनके साथ क्यों इस तरह का बिहेवियर हो रहा है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके लिए जेंडर स्टडीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पांचवा पॉइंट ये कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तान में इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो जेंडर रोल्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, या अगर किसी हद तक हम उनको स्पेसिफिक ले भी लें तो उसकी बेस पे ऑपरेशन इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा औरतों की तरफ डायरेक्टेड है, तो वो उसके लिहाज से अगर जो अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जेंडर स्टडीज़ के एक तो सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और दूसरा हम जो बाकी हमारे कोर्सेज हैं, जैसे फर्ज करें कि कोई भी BS ऑनर्स कर रहा है, उसको भी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट एक पढ़ाना चाहिए
जिसमें ये वाले जेंडर डिफरेंसेस और जेंडर रोल्स बताए जाएं।